जय माँ सरस्वती वीणा देवी माँ शारदे, आपके चरणों में चरण स्पर्श सादर वंदन। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी, जैसा कि आप नाम जानते हैं, एचपीएस एजुटेक इस चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका तह दिल से सूर्य नगरी जोधपुर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सादर वंदन। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी मेहनत कर रहे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को साथियों बार बार अभ्यास करके इस तरह बनाइएगा कि आधी रात को उठाकर पूछे तो भी आपको सवाल का जवाब तैयार रहे। साथियों, यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए अपने आप को सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। जब तक आपको खुद पर ही विश्वास नहीं होगा, दूसरा क्या आपको कुछ करवाएगा। लोग कहते हैं मोटिवेशन चाहिए, वो चाहिए। अरे कैसा मोटिवेशन? अपनी खुद की जिंदगी से पूछ लो साथियों, क्या यह जिंदगी कुछ करने के लायक है या नहीं। ध्यान रहे साथियों, एक प्रसिद्ध विद्वान ने कहा था कि काम करो ऐसा साथियों कि कुछ निशान बने, काम करो ऐसा कुछ पहचान बने, काम करो ऐसा कि कुछ पहचान बन जाए, और चलो तो ऐसे चलो कि पैरों के निशान बन जाए। साथियों, पैरों के निशान धरती पर बनने वाले नहीं, वो निशान जिन पर दुनिया चलने को आतुर हो। तो काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए। इस हरामी जिंदगी में साथियों, जिंदगी तो जानवर भी काटते ही हैं। आप इस तरह जियो कि एक दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। तो साथियों, कुछ ऐसा करना होगा, अपने आप को एक दूसरे से बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी होगी, कठोर तपस्या करनी होगी। अब तपस्या वो भक्ति साधना वाली नहीं, जिस काम को आप करना चाहते हो, जरूरी नहीं हो वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई भी काम हो, मेहनत कीजिएगा। क्योंकि ये दुनिया आपको कुछ नहीं बताएगी, कुछ नहीं समझाएगी। ये दुनिया ऐसी ही है साथियों, गिराने वालों की यहां पर कमी नहीं है। सलाह देने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे, लेकिन एक भी बंदा ऐसा बड़ी मुश्किल से मिलेगा, आपका हाथ पकड़कर कहेगा कि चल मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या रोता है। नहीं मिलेगा साथियों। आ जाइएगा इस एचपीएस एजुटेक पर। आज के समय में बिल्कुल ऑनेस्टली आपके साथ हरदम ये भाई तैयार है, मारवाड़ की धरती से। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको साथियों इस चैनल पर आने वाली, मुझे फालतू की बातें नहीं आती साथियों, मैं खुद एक टीचिंग जॉब्स में करता हूं, तो एक टीचर की पोस्ट पर खड़ा होकर हरामखोरी नहीं कर सकता। बस आपको सीधा सीधा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं कि आप इस चैनल से जुड़िएगा और एक बार साथियों 20-25 मिनट देखकर इस वीडियो को परखिएगा। अभी नए नए हैं मार्केट में, इसलिए शायद आप तक नहीं पहुंच पाया होगा, पर आप भरोसा रखिएगा, जितना आप ऑफलाइन में पैसे देकर अर्जन करते हैं साथियों, उससे कई गुना बेहतर मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। बस इस भाई की सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथियों, कल मुझे पता चला था कि वैदिक काल का एक पार्ट छूट गया था, तो मैं आज आपके सामने वैदिक काल का पार्ट 3, जिसमें विशेषताएं जो बाकी रह गई थी, आपके सामने रख रहा हूं। फिर बौद्ध धर्म पर बात करेंगे। तो वैदिक काल साथियों, ध्यान से सुनना, वैदिक काल पार्ट 3, इसमें अपन बात करेंगे विशेषताओं पर साथियों। और विशेषताओं में अपन 4-5 बातें देखेंगे। एक तो सामाजिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, एक साथियों आर्थिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, एक धार्मिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, और राजनीतिक के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना साथियों, इन 3-4 चीजों पर अपन बात करेंगे। आइएगा, सबसे पहले सामाजिक विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं वैदिक काल में। तो साथियों, वैदिक काल 2 भागों में डिवाइड था, आपको पता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में सभी विशेषताएं उत्तम श्रेणी में मिलती है। आप इतना सामान्य बात में यह ध्यान रखें, सामान्य भाषा में, कि उत्तम श्रेणी की विशेषताएं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इन सभी विशेषताओं में बदलाव हो गया। हुआ यूं था साथियों कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का प्रभुत्व ज्यादा हो जाता है और कर्म कांड, बलि आदि यज्ञों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके कारण यहां पर क्या है, थोड़ी स्थिति सोचनीय हो जाती है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखें। सबसे पहले मैं सामाजिक विशेषताओं की बात करूं तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों समाज जो है केवल 2 भागों में ही विभक्त था, और वो था दोस्तों आर्य
व अनार्य में, ध्यान से सुनना, आर्य व अनार्य दो भागों में विभाजित था। उस समय साथियों वर्ण का प्रयोग केवल रंग के लिए होता था, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण का प्रयोग रंग के आधार पर होता। आर्य अपने आप को गौर वर्ण यानी सफेद वर्ण का मानते और अनार्यों को साथियों क्या मानते, श्याम वर्ण, जिस श्याम का मतलब होता है कृष्ण, तो काले वर्ण का मानते साथियों। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आगे चलकर। और यहां इस समय दोस्तों राजा जो था वो वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था। यहां पर राजा का क्या होता था, निर्वाचन होता था एक संस्थाओं के माध्यम से, जो सभा समिति बनी हुई थी। तो ध्यान रखना, समिति के सदस्य राजा का निर्वाचन करती, पद वंशानुगत नहीं था। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया, यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करूं भाइयों, तो देखो ध्यान से सुनना, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो रंग के आधार पर थी। उत्तर वैदिक काल में आते आते जाति व्यवस्था में बदल गई। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पहले साथियों सृष्टि के उत्पत्ति वाले सिद्धांत, जिनमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंगाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति बताई जाती है। तो सबसे पहले जाति व्यवस्था वाले ये जो चार वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वे उत्तर वैदिक काल में आए थे, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में रचे गए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऋग्वेद का प्रथम मंडल व 10वां मंडल जो है उत्तर वैदिक कालीन माने जाते हैं, क्योंकि इनकी रचना कण्व व अंगिरा परिवार के ऋषि मुनियों ने की थी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। चलिए अब दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये उत्तर वैदिक काल में आए। तो ब्राह्मणों का वही काम, दान लेना, गुरु दक्षिणा लेना, विद्या दान देना, यज्ञ करवाना, यह काम। क्षत्रियों का काम रक्षा करना था अपने साम्राज्य की, ब्राह्मण वैश्य शूद्रों की। वैश्यों का काम दोस्तों व्यवसाय अलग जो होते हैं, जैसे कृषि, पशु, वो करना था। और शूद्र जो है इनकी सेवा करते थे, इनके चरणों के दास बनकर रहते थे। ठीक है साथियों, यह तो हुई बात खत्म। ध्यान रहे साथियों, यहां पर जो है शिक्षा में स्त्रियों की स्थिति ऋग्वेदिक काल में पुरुष के समान ही थी। न तो सती प्रथा थी, न पर्दा प्रथा थी, न ही बाल विवाह था। उत्तर वैदिक काल में आते आते साथियों धीरे धीरे ये कुप्रथाओं में बदलने लग गई। हालांकि विधवा पुनर्विवाह ऋग्वेदिक काल में एक अच्छी बात थी, शुरुआत हो गई थी, जिन्हें साथियों नियोग प्रथा कहा गया। यह कहा गया कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पति के भाई के साथ में शादी कर सकते हैं, जिन्हें नियोग प्रथा कहते थे। ध्यान से सुनिएगा साथियों, नियोग प्रथा कहा गया था। और इस प्रथा के माध्यम से उस लड़की के जो संतान होती उसे क्षेत्रज के नाम से जाना जाता था। तो थोड़ा साथियों यह ध्यान रखना, क्षेत्रज कहते थे उनको, क्षेत्रज। कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, आपका भाई हरदम तैयार है साथियों। हो सकता है क्योंकि हर रोज एक सब्जेक्ट नहीं, दो दो चार चार सब्जेक्ट के साथ में चलते हैं और ऑफलाइन में रहते हैं, तो थोड़ा दिमाग इमोशनली कोई शब्द गलत आ जाए, थोड़ा कॉमन सेंस रखते हुए कमेंट कीजिएगा, आपका भाई आपका जवाब देगा। चलिए, तो यह तो थी साथियों बात। अब शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा ऋग्वेदिक काल में तो महिला पुरुष बराबर थी भाइयों, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शिक्षा में स्त्रियों की स्थिति थोड़ी कम होने लग गई थी साथियों। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ऋग्वेदिक काल में जो थी साथियों, ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों का नाम काफी मिलता है, जैसे सिक्ता है, निवावरी है, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्ववरा कई मिलती है। जबकि आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में दो महिलाओं के नाम उजागर होते हैं, गार्गी और मैत्रेयी। ये गार्गी वही है जिसमें याज्वल्क्य ऋषि से वार्तालाप को परास्त किया था साथियों, और मैत्रेयी याज्वल्क्य ऋषि की पत्नी थी। तो इसका मतलब पढ़ी लिखी लड़की भी पत्नी यानी शादी करती थी और नहीं भी करती थी, तो दोनों बातें देखना। वो लड़की साथियों जो जीवन भर कंवारी रहकर शिक्षा ग्रहण करती उसे अमाजू या ब्रह्मवादिनी कहते थे। ध्यान से सुनिएगा भाइयों, वो लड़की जो जीवन भर कुंवारी रहती और केवल शिक्षा ही ग्रहण करती, विदुषी महिला मानी जाती, वो महिला अमाजू या ब्रह्मवादिनी कहलाती। लेकिन साथियों जो ध्यान से सुनिए, जो क्या है साथियों, जो महिलाएं
शादी भी करती और पढ़ाई भी करती साथ साथ में, उनको सद्योदा के नाम से जानते थे। सद्योदा, यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा भाइयों। आगे बात एक एक शब्द पर बात करूंगा, आप थोड़ा भरोसा रखिएगा। चलिए अब साथियों देखो, थोड़ा सा शिष्यों के बारे में बात करूं तो वो क्या थे, देखो गृहवासी और अंतेवासी, अंतेवासी और साथियों खटवारूढ़, थोड़ा सा फर्क था। खटवारूढ़, क्या फर्क है इन शिष्यों में? 3 ये शिष्यों के नाम हैं जो घर पर ही रहकर अपनी परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते, गृहवासी कहलाते। जो गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते वो अंतेवासी कहलाते। और जो गुरुकुल में रहकर शिक्षा तो ग्रहण करते लेकिन बिना गुरु दक्षिणा दिए ही भागकर चले जाते, गृहस्थी जीवन जी लेते, शादी कर लेते, उन्हें खटवारूढ़ के नाम से जाना गया। अब साथियों देखना, थोड़ी सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात आ गई है तो ध्यान रखना। ऋग्वेदिक काल वैदिक काल में 4 पुरुषार्थ थे जिनमें आपको ध्यान रखना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह साथियों 4 पुरुषार्थ का भी उल्लेख मिलता है। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है जिनमें साथियों ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह जिसे आज का प्रेम विवाह भी कहते हैं साथियों, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और साथियों पिशाच विवाह या पेशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है साथियों वैदिक काल में। तो इनको भी ध्यान रखेगा। 4 आश्रम थे साथियों, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और ग्रस्त। ये धार्मिक में भी आप साथ में जोड़ते हुए चले साथियों, एक विशेषताओं को थोड़ा ध्यान रखते हुए चले। ब्रह्मचर्य आश्रम, ग्रस्त आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, जीवन की अवधि को 100 वर्ष मानकर 25-25 साल का डिवाइडेशन किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता था वो ग्रस्त आश्रम होता था। क्यों साथियों? क्योंकि ग्रस्त आश्रम में प्रवेश किए बिना, ग्रस्त जीवन जिए बिना सृष्टि की रचना संभव नहीं होती थी, इसलिए साथियों ग्रस्त को मुख्य माना गया। तो 4 आश्रम ध्यान रखें। इन ग्रस्तों के लिए साथियों 5 महायज्ञ बनाए गए थे, वो भी याद रखें। कौन कौन से थे साथियों? ध्यान से सुनना। सबसे पहले देव यज्ञ, देव यज्ञ था, देव यज्ञ। उसके बाद में साथियों ऋषि यज्ञ था, ऋषि यज्ञ, ऋषि मुनियों को दान दक्षिणा देना। फिर साथियों तीसरा पितृ यज्ञ था, जो भी हमारे पूर्वज मर गए उन पितरों को दान तर्पण करना, वो पितृ यज्ञ कहलाता था। चौथा जो यज्ञ होता साथियों वो भूत यज्ञ होता था, भूत यज्ञ। इस यज्ञ में क्या करते साथियों, जो व्यक्ति जो मर गए या जो आत्मा है उनके लिए जीव जंतु या किसी वस्तु का दान करना। और 5वां जो था वो नृ यज्ञ होता था, जो अतिथि सम्मान कहलाता था। तो ये साथियों 5 महायज्ञ होते थे। अब साथियों यह तो है हमारी सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं। थोड़ा ध्यान रखना साथियों, आर्य जो थे प्रकृति की पूजा भी करते थे, जैसे पृथ्वी माता की पूजा उर्वरा देवी के रूप में, इसी प्रकार वन देवी अरण्यानी के रूप में पूजा करते थे, उषा देवी प्रभात की देवी के रूप में पूजा करते थे। गाय की भी पूजा बताई जाती है साथियों। प्रिय पशु घोड़ा था, पवित्र पशु मानी जाती थी गाय। और पशुओं की चोरी करना वैदिक काल में सबसे घना अपराध था, घोर अपराध था साथियों। ध्यान रखिएगा, आर्य जो है ये पशु चोरी को अपराध मानते थे और गाय का वध भी अपराध माना गया, जिन्हें अगन्या कहा गया था। गाय को दूहने वाला दुहिता या दुहिती कहलाती थी। लड़की के लिए भी दुहिता शब्द का प्रयोग होता था। दोस्तों मुख्य देवता में, हालांकि ऋग्वेदिक काल में मुख्य देवता अलग थे, उत्तर वैदिक काल में थोड़ा बदल गए। जैसे ऋग्वेदिक काल में ध्यान रखना सबसे मुख्य इंद्र देवता को माने जाते हैं, जिनके लिए 250 सूक्त आए हैं ऋग्वेद में। ये वर्षा के देवता भी थे साथियों। इसी के साथ साथ दुर्गों के स्वामी माने जाते हैं, इनको पुरंदर, पुरा बेता वगैरह भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे जो है वरुण देवता भी मुख्य थे। दोस्तों मैंने आपको एक बताया था रित, रित का मतलब है नैतिक नियम, इसी का संचालक वरुण देवता को माना गया। वैदिक काल में पर्जन्य शब्द आता है जो जिनका मतलब होता है बादल, तो बादलों के स्वामी भी वरुण देवता को कहा गया। इसी प्रकार साथियों जो है अग्नि,
अग्नि, अग्नि के लिए साथियों 200 सूक्त आए हैं, ध्यान से सुनना। 200 मनुष्य और देवी देवताओं के बीच में एक मध्यस्थता की काम करने वाला देवता जो था अग्नि था साथियों। इसी प्रकार आकाश के देवता ध्वंस वगैरह है, कई मुख्य देवता थे साथियों, इसमें ध्यान रखिएगा आप थोड़ा। इसी प्रकार सोम देवता, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, जिनके लिए 150 सूक्त आते हैं। सोम रस की तरह इनका पान करते थे साथियों, तो यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब साथियों देखो आगे बात करें अपन थोड़ी सी राजनीतिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या था राजनीतिक जीवन? हालांकि मैं पिछली वीडियो में आपके सामने थोड़ी सी पृष्ठभूमि रखी थी राजनीतिक विशेषताओं में। साथियों वैदिक काल में सबसे पहले शुरुआत में क्या थी साथियों? आर्यों में संयुक्त परिवार और ग्रामीण सभ्यता थी। संयुक्त परिवार में एक कबीलों के रूप में रहते थे, तो सबसे छोटी जो इकाई होती वो कुल कहलाती थी, और कुल का मालिक होता साथियों कुल्लभ। कुल का मतलब वंश या परिवार होता है, यहां पर परिवार से था साथियों परिवार। इसी को साथियों गृहपति भी कहते थे, गृहपति भी कहते थे। यह कुल मिलकर ही साथियों क्या बना आगे चलकर? गांव बने। तो साथियों ग्राम कहलाया, और ग्राम का मुखिया हो गया ग्रामणी। जैसे आज सरपंच वगैरह होते हैं, मुगल काल में चौधरी मुकदम मंडल होगा। इसी प्रकार साथियों आगे चलकर जब 20 गांव मिलते हैं तो विश्व बनी संस्था। इनका उल्लेख ऋग्वेदिक काल में 170 बार हुआ है। इसका मालिक विश्वपति हो जाता साथियों। फिर विश्व मिलकर साथियों आगे क्या बनता है? जन बनता है। जन बनता है, इसका मालिक राजन होता है साथियों, ध्यान रखना। राजन, गोपति, पूरा बेटा, गोपता, ऐसे इनका होता है साथियों। थोड़ा बात नोट करके लिखना, ऋग्वेदिक काल में कहीं पर भी राष्ट्र शब्द या जनपद शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आएगा जनपद, जिनके लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता था। लेकिन ऋग्वेदिक काल में यह जो चारों ही संस्था है ना, यह साथियों ऋग्वेदिक काल की थी, ध्यान रखना। ऋग्वेद में सबसे मुख्य संस्था और सर्वोच्च पद राजन और जन का ही था। उत्तर वैदिक, अब यहां से उत्तर वैदिक काल होगा, ध्यान रखना। तो छोटे छोटे जन मिलकर जनपद बनेंगे, जिनके लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता था। यह उत्तर वैदिक काल की बात है, ध्यान रखना भाइयों, गलत मत कर देना, फिर कहोगे कि जोधपुर वाले सर ने गलत बता दिया। इंडिया में कहीं पर भी कोई स्टूडेंट या मेरा छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन देख रहा हो, प्लीज अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इस भाई को मोटिवेशन मिले और आपके लिए हर नवीनतम अच्छी से अच्छी क्वालिटी सामग्री आपके सामने पेश कर सके। थैंक यू। चलिए अब साथियों देखो, यह जनपद राष्ट्र शब्द है उत्तर वैदिक काल का, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। चलिए अब साथियों देखो, यही जनपद जो है आगे चलकर महाजनपद कहलाएंगे, और जिनके लिए अलग से नवीन काल आएगा 16 महाजनपदों वाला काल, 600 बीसी से 550 बीसी के बीच में, जिनमें 16 महाजनपद होगा। अंग है, मगध है, वज्जी है, गांधार है, कंबोज है, कुरु है, पांचाल है, 16 महाजनपद होगा साथियों, आप चिंता ना करें, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए अब देखो, यह तो हुई हमारी बात। अब देखना साथियों, अब ऋग्वेदिक काल में जन सबसे ऊंची संस्थान थी, तो जन के बारे में एक बात आपके सामने रख रहा हूं। यह जो जन जो होते थे ना साथियों, ऋग्वेदिक काल में 5 मुख्य संस्थाएं थी, इन्हें पंच जन कहा गया। कौन सी? अनु, यदु, पुरु, दुहुई और तुर्वस। अच्छी तरीके से सुनना साथियों, इनको पंच जन कहा गया। अलग से जो जन थे वो थे भरत जन, क्रीवी और साथियों त्रिस्तु। यह ऋग्वेदिक काल की बात है। सवाल ऐसा पूछ सकता है एग्जामिनर, कौन सा पंच जन में शामिल नहीं है? अनु, यदु, पुरु, प साथियों, प पुरु, दुहुई और तुर्वस, ये पंच जन थे। ये अन्य जन थे, ये वही भरत जन है साथियों, जिनका उल्लेख 7वें मंडल में दशराग युद्ध के बारे में मिलता है। इनका राजा जनक था, विश्वामित्र पुरोहित को हटाया और वशिष्ठ को बनाया था। अब उत्तर वैदिक काल में यह जन प्लस जन मिलकर जनपद बनेंगे, तो साथियों देखना, भरत प्लस पुरु जनपद मिला तो क्या बन गया?
कुरु जनपद बना। ये कै हो गया है साथियों, ये वही कुरु जनपद है साथियों, जो आगे चलकर महाजनपद भी बनेगा। इनकी राजधानी आसंदीवत थी, जो आज की दिल्ली है, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ वाली, उसको थोड़ा ध्यान रखना। इसके कौरव कहलाएंगे साथियों। ये दोनों जनपद मिलकर के क्या बना, पांचाल जनपद बना, पांचाल साथियों। और यह आज के यूपी पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया है, जहां पर साथियों राजा बताऊं आपको द्रुपद हुआ था। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कहलाई, और पांचाल की होने के कारण आपने अगर महाभारत ढंग से देखी हो तो उसे पांचाली के नाम से जाना जाता था। तो थोड़ा ध्यान रखिए, ये जनपद बन गए, आगे चलकर महाजनपद बने थे। ये तो थे पंचजन। अब दोस्तों राजा जो है जन का मालिक होता, तो ध्यान रखना यहां पर 4 प्रजातांत्रिक संस्थाएं होती थी साथियों, जो राजा का निर्वाचन करती थी ऋग्वेदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत होने लग गया। ध्यान रखना, राजा के निर्वाचन में हालांकि मंत्रणा और सलाह के रूप में महिलाओं की भी भागीदारी थी, लेकिन राजा का निर्वाचन महिलाएं नहीं करती। 4 संस्थाएं दोस्तों, सभा, समिति, विद्वत और गण। थोड़ा ध्यान रखना साथियों, सभा और समिति, इनमें तो महिलाएं भाग लेती थी, लेकिन सभा और विद्वत में महिलाएं भाग लेती थी। थोड़ा ध्यान रखें साथियों, समिति में महिलाएं भाग नहीं लेती थी, और गण में भी नहीं लेती थी। गण में भी गण है ये साथियों, गण, तो इसमें नहीं लेती, इसमें भी नहीं लेती, इसमें लेती, इसमें लेती, महिलाएं भाग लेती। इन दोनों का काम क्या था, जिसमें भाग लेती, प्रशासन या राजनीतिक क्षेत्र के बारे में विचार विमर्श करना, धार्मिक मंत्रणा करना, सलाह देने का काम था। सम्भ्रांत वर्गों की ये होती थी सभा साथियों। इस सभा के जो सदस्य होते वो सुजान कहलाते, और इनको दोस्तों सभा को नरिष्ठा भी कहा गया था। सभा में जो महिलाएं सदस्य होती वो सभावती, पुरुष सभ्य कहलाते थे, वो भी ध्यान रखना। विद्वत सबसे प्राचीन संस्था थी साथियों, सबसे प्राचीन संस्था थी, ये भी ध्यान रखना। इनका उल्लेख वैदिक काल ऋग्वेद में मिलता है साथियों। विद्वत का उल्लेख, सबसे प्राचीन संस्था है। विद्वत सैनिक कार्यों में साथियों, जो युद्ध में जीती गई सामग्री थी उसके बंटवारा करने के लिए मंत्रणा होती थी। इसमें गण सैनिक कार्यों को देख रेख करती थी। समिति में साथियों महिलाएं भाग नहीं लेती, इसमें सम्भ्रांत वर्ग की सदस्य होते साथियों। इनका अध्यक्ष होता वो ईशान कहलाता। क्या कहलाता, ईशान कहलाता था। ये आज की लोकसभा के समान थी, और ये आज की राज्यसभा के समान थी। ध्यान रखना, प्रोफेसर लुडविंग ने इनको उच्च सदन, सभा को उच्च सदन में, समिति को निम्न सदन की संज्ञा दी थी। प्रोफेसर लुडविंग ने कहा था। ध्यान रहे साथियों, समिति के सदस्य ही राजा का निर्वाचन करती थी। तो यह तो बात हो गई हमारी खत्म संस्थाओं के बारे में। अब साथियों देखना, ऋग्वेदिक काल में थोड़ी सी धर्म पर बात करूं तो एक बात यह भी ध्यान रखना, यहां पर 16 संस्कार मिलते हैं। 16 संस्कारों का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। ध्यान रखना साथियों, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, ये 3 संस्कार बालक के जन्म से पहले ही कर लिए जाते हैं। और बालक की शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती थी साथियों। शिक्षा की समाप्ति समावर्तन संस्कार से होती थी साथियों, ये भी ध्यान रखना। सबसे अंतिम संस्कार अंत्येष्टि है, जिनको पंचतंत्र में विलीन आत्मा हो जाती है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा साथियों। बात करें कृषि की तो देखो, आर्य जो है साथियों कृषि भी करते थे। कृषि मुख्य फसल जौ थी, जिनको यौ कहते थे। गेहूं को गोधूम कहते थे साथियों, गोधूम कहते थे, ये भी ध्यान रखना। सुनना साथियों, आर्य लगभग सभी फसलों की कृषि करते थे। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का क्षेत्र सप्त सिंधु क्षेत्र था। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब से परिचित हो गए। उत्तर वैदिक काल में ही धातु लोहे का प्रयोग हुआ साथियों, जिनमें सबसे पहले तो ये जो है
कृषि के औजारों के लिए प्रयोग करना शुरू किया। फिर बाद में धीरे धीरे हथियार भी बनने शुरू हो गए, साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे होने लगा, तो जनपद महाजनपद बनने लग गए। गंगा यमुना दोआब में ही लौह धातु की प्राप्ति होती है उत्तर वैदिक काल में। तो यहां पर लगभग सभी फसलों की खेती होती थी साथियों। आर्य दालों से भी परिचित थे, गन्ने से भी परिचित थे, पशुपालन लगभग सभी करते थे साथियों, लेकिन गाय मुख्य थी, घोड़ा प्रिय पशु था। मनोरंजन के साधनों में साथियों घोड़ों से रथ दौड़ करवाते थे, वीणा बजाने के शौकीन थे जिनको करकरी कहते थे, ढोलक बजाते जिनको द्रंदाब कहते थे, बांसुरी बजाते जिन्हें निम्ब कहते थे। तो इस प्रकार साथियों भोजन के रूप में ये गायों से होने वाले दूध, दही, घी, मक्खन का प्रयोग करते, जौ का आटा दूध में मिलाकर घोलकर पीते जिन्हें खीर यानी शीर पकोदान कहते थे। इसी प्रकार साथियों जौ के आटे को सत्तू बनाकर खाते, मालपुए बनाते जिनको अपूप पकोदान कहते। तो इस प्रकार यह था कृषि। व्यापार साथियों ध्यान रखना, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ध्यान रखना, बताया जाता है कि धातु मुद्रा का प्रचलन होता है जिनमें निष्क व शतमान जो है साथियों, शतमान जो है इसकी बात होती थी। यह स्वर्ण मुद्राएं बताई जाती है साथियों, थोड़ा ध्यान रखना। और व्यापार स्थल व जल दोनों मार्गों से होता था। विदेशी व्यापार के हालांकि इतने प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन बताया जाता है कि विदेशी व्यापार भी होता रहा होगा। तो साथियों यह तो था व्यापार की बात। अब दो चार जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में थोड़ी सी आपके सामने बात रख रहा हूं। दोस्तों लोहे का प्रयोग हुआ तो ध्यान रखना, लोहे से पहले तांबा था, तो तांबे को तो कह दिया लोहित अयस, तांबे को तो क्या नाम दिया, लोहित अयस। और कृष्ण का मतलब काला, अयस जो है ये कहा गया साथियों लोहे को, किसको कहा गया, लोहे को कहा गया था। इसको ध्यान रखना। माप तोल की जो इकाई थी साथियों वो कृष्णल, कृष्णल यह ध्यान रखना तोल की इकाई थी, तोल की इकाई थी कृष्णल, तोल की इकाई थी साथियों, ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं तो आपके सामने एक दो बातें और रख रहे हैं साथियों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है। उर्वरा, उर्वरा, खिल्लप और खिल्लिए, खिल्लिए। दोस्तों उर्वरा उपजाऊ भूमि थी, यहां पर उपजाऊ भूमि थी, वैदिक काल में उपजाऊ भूमि। खिल्लप जो है साथियों अनुपजाऊ भूमि थी, अनुपजाऊ भूमि थी जिन्हें गोचर भूमि कहते हैं। खिल्लिय जो था साथियों यह भूमि की पैमाइश करने की इकाई थी, पैमाइश को माप करने की इकाई थी, तो पैमाइश की इकाई थी, यह भी थोड़ा ध्यान रखना साथियों, पैमाइश की इकाई थी। अब ध्यान से सुनना, राजा जो होता था ना साथियों उनका एक मंत्री परिषद होती थी, राजा की एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें टोटल 12 मंत्री होते। इसको रत्नीन की नाम संज्ञा दी गई, रत्नीन कहते थे साथियों, ध्यान रखना रत्नीन की संज्ञा दी गई थी। 12 रत्नीन। राजा के बाद में साथियों पहले राजा सर्वोच्च था, फिर देखो सेनानी या सेनापति मतलब पुरोहित का समान दर्जा था जो दूसरे स्थान पर आते थे। इसी प्रकार गायें मुख्य पशु थी, तो गायों की चरागाहों का जो स्वामी होता उन्हें वाज्रपति के नाम से भी जाना जाता था। पुलिस को उग्र के नाम से जानते थे, गुप्तचर को या जासूसी करने वाले को स्पष्ट के नाम से जानते थे। तो साथियों ये मैंने आपके सामने वैदिक काल की विशेषताओं को ढंग से रखा है। बाकी तो साथियों विशेष अगर वैदिक काल को पढ़ना चाहे तो 5-6 घंटे तो लगते हैं। 3 वीडियो मैंने आपके सामने रखे हैं, आराम से सही तरीके से देख लेना। मैं मानता हूं कि आपका वनडे एग्जाम टकरा देगा और क्रॉस करवा देगा। थैंक यू वेरी मच। भाई की मेहनत पसंद आ रही है साथियों तो आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर स्टूडेंट की मोबाइल स्क्रीन पर ये HPS एजुटेक का नाम ले जाना का कर्तव्य आपका है। थैंक यू वेरी मच।